हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट पाथ एजुकेशन। राइट पाथ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 मई और 23 मई से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर भूले भटके कहीं से सर्च करते हुए अगर आ गए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस गलती को अपनी सुधारें इस चैनल पे आने की, क्योंकि इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स और अलग अलग स्टडी मटेरियल्स मिलते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जो आपके किसी भी कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ एक टॉपिक जिसके बारे में आप जानकर उसको अच्छे से समझ पाएंगे और जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और आज का पहला टॉपिक है जो वो देखते हैं। तो पहला है, किस केंद्रीय मंत्री ने एनबीए यूएनडीपी भारत की जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ये सुब्रमण्यम जयशंकर, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान। तो आपका आंसर क्या है जरूर बताइए। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर ये जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने अभी एनबीए यूएनडीपी एक जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम चालू किया है। क्या है ये जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम? इस कार्यक्रम के जरिए कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो जैव विविधता से अगर इंटरेस्ट रखता है तो वो इसमें एक इंटर्नशिप ले सकता है और उसके लिए सरकार स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही है। बात हो रही है एनबीए यूएनडीपी की, तो जान लेते हैं ये है क्या एनबीए। तो एनबीए है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी और यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके माध्यम से ये जैव विविधता इंटर्नशिप प्रोग्राम चालू किया गया। अब बात हो रही है यहाँ पे इन लोगों की, तो कौन है ये, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सुब्रमण्यम जयशंकर। तो सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है, इनके बारे में जानते हैं। तो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर ये एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। रूरल डेवलपमेंट भी इनके अंदर आता है और पंचायती राज भी इन्हीं के मिनिस्ट्री के अंदर आता है। प्रकाश जावड़ेकर जो है पता इनके बारे में बात ही हो रही है। और धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और स्टील मंत्रालय के वो मंत्री हैं। और प्रकाश जावड़ेकर के बारे में जो बात हुई है ये हैं इन्वायरमेंट के, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के ये मंत्री हैं और इसी से रिलेटेड है ये जैव विविधता प्रोग्राम। तो देख लेते हैं कौन है प्रकाश जावड़ेकर। तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। और दोस्तों प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में। पहले इसके बारे में और अच्छे से क्लियर करते हैं और अच्छे से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर ने एनबीए यूएनडीपी भारत की जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बारे में फुल डिटेल्स में देखते हैं। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एनबीए यूएनडीपी भारत की जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए को एक आभासी रूप में संबोधित किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैव विविधता के लिए मनाया गया है। तो ये कब है? तो ये मनाया गया है 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। जैव विविधता के बारे में रुचि रखने वाले पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए 1 वर्ष के लिए इंटर्नशिप का अवसर दिया गया है और इंटर्नशिप के दौरान दी गई वजीफा की राशि भी ठीक ठाक होगी। मीन्स उन्हें अगर ये प्रोग्राम करते हैं तो उन्हें इंटर्नशिप भी मिलेगी और उसके साथ में जो वजीफा मिलेगा वो भी अच्छा खासा होगा। अब इन्होंने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है यूएनईपी लुप्त प्रजाति अभियान। मतलब जो लुप्त प्रजाति हो गई हैं उनके बारे में आप जो है गहन अध्ययन करिए और उनको कैसे वापस से जो है लाने की कोशिश की जा सके, इसके बारे में भी प्रोग्राम है। 22 मई को जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की जो विषय वस्तु थीम है वो क्या है? वो है हमारे संसाधन प्रकृति में ही मौजूद हैं। तो ये है हमारी इस बार की थीम। ये थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये थीम पूछी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी हमारे समाधान प्रकृति में हैं। तो 22 मई को मनाया गया ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो चलिए देखते हैं अगले न्यूज के बारे में। तो अगली न्यूज है चक्रवात अम्फान के कारण नुकसान से क्रमशः उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए सीएम
पीएम मोदी ने कितने धन की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शंस हैं ये 600 और 900 करोड़, 500 और 1000 करोड़, 550 और 1100 करोड़, 400 और 800 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर है 500 और 1000 करोड़। तो ये रखी है पीएम मोदी ने राशि, जो है अम्फान के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो क्षति हुई है उसको पूरा करने के लिए, उस क्षति के नुकसान को भरपाई करने के लिए इतनी राशि की घोषणा की है। चलिए अगले टॉपिक के देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह से सोलर से चलाने की स्कीम की शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शन ये रहे केदारनाथ मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर और कोणार्क टेम्पल को भारत सरकार ने पूरी तरह से सोलर से चलाने की स्कीम लॉन्च करी है। अभी बात हो रही है इस केदारनाथ मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के बारे में। तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो केदारनाथ मंदिर, ये केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह गढ़वाल हिमालय रेंज में मंदाकिनी रिवर के समीप पाया जाता है। तो क्या हमने बात करी किसके बारे में? केदारनाथ मंदिर के बाद में। एक बार मेरे साथ फिर से वापस से रिवाइज करिए। केदारनाथ मंदिर किसका मंदिर है? लॉर्ड शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। और ये कहाँ पर है? ये गढ़वाल हिमालय रेंज में मंदाकिनी रिवर के पास मौजूद है। अगला देखते हैं वेंकटेश्वर मंदिर। तो वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, इसके बारे में और किसके बारे में है ये भी देखते हैं। तो वेंकटेश्वर मंदिर जो है तिरुपति चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। ये तिरुमला में है, जो तिरुपति में पाया जाता है, जो है चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है और जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह को कलयुग वैकुंठ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहा गया है कि इस जगह को कलयुग का वैकुंठ है। यहाँ आप आते हैं तो वैकुंठ में चले जाएंगे। और भगवान वेंकटेश्वर को दूसरे नामों से भी जाना जाता है। और वो कौन कौन से नाम है? तो उनको बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास नाम से भी जाना जाता है। तो ये था वेंकटेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ। तो एक बार फिर से वापस से देखेंगे जल्दी से, ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के आंध्र प्रदेश में है, तिरुमला में। इसको तिरुमला मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में। ठीक है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। ठीक, कोणार्क। तो कोणार्क मंदिर के बारे में बात हो रही है। और अगला है जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर है कोरापुट उड़ीसा में। कोरापुट उड़ीसा में जो कहाँ पड़ता है वो कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है। और ये जगन्नाथ यात्रा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? जगन्नाथ यात्रा के लिए फेमस है। तो ये है कोणार्क मंदिर। चलिए आगे देखते हैं। कोणार्क मंदिर दरअसल जो है सूर्य देव को समर्पित है, कोणार्क देव। और इसमें माना जाता है कि भगवान सूर्य देव की जो है शक्ति विराजमान है। चलिए अगला देखते हैं अगली न्यूज के बारे में। और अगली न्यूज है, इसी के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लें, फिर अगली न्यूज पे पहुंचेंगे। तो कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क टाउन को सोलराइज करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना शुरू की है। केंद्र सरकार के नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को, कोणार्क शहर को सौरकरण के लिए योजना शुरू की है। इस योजना के तहत इसे जो है 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से 10 मेगावाट ग्रिड, कितना? 10 मेगावाट ग्रिड का जो है सोलर जो सिस्टम्स लगाए जाएंगे, जिसमें कौन कौन सी चीजें होंगी? सौर पेड़ होंगे, सौर पेयजल, कियोस्क और ऑफ ग्रिड जो है सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगा करके उसे पूरी तरह से सौरकरण किया जाएगा। अब इसमें लगभग जो है कितनी 25 करोड़ की राशि वित्तीय सहायता दी जाएगी। 25 करोड़ की वित्तीय सहायता सीएफए, केंद्रीय वित्तीय सहायता जिसे सीएफए भी कहा जाता है, वो दी जाएगी। और किसके माध्यम से दी जाएगी? एमएनआरई। किसके माध्यम से? एमएनआरई। अब एमएनआरई क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। याद कर लीजिए एमएनआरई का फुल फॉर्म क्या है, एक बार फिर से वापस दोहराएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री हैं राजकुमार सिंह, और इन्होंने इसके बारे में शुरुआत करी है। तो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक है आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? तो आपके ऑप्शंस ये रहे। आपका ऑप्शन है 40 बेसिक पॉइंट, 42 बेसिक पॉइंट, 30 बेसिक पॉइंट और 35 बेसिक पॉइंट। तो आपका करेक्ट आंसर है 40 बेसिक पॉइंट। ये बीपीएस का फुल फॉर्म है, बेसिक पॉइंट सिस्टम।
क्या है, बेसिक पॉइंट सिस्टम। तो इसमें 40 बेसिक पॉइंट सिस्टम घटाए गए हैं और इसको घटाने के बाद अब आरबीआई की जो है रेपो रेट हो गई है 4%। पहले ये 4.40% हुआ करती थी और अभी ये 4.0% हो गई है, ये कटौती करने के बाद। तो बात हो रही है आरबीआई के, तो आरबीआई के गवर्नर हैं इस वक्त शशिकांत दास और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रिलायंस जियो ने अपनी 2.32% इक्विटी हिस्सेदारी किस कंपनी को बेच दी है। तो आपके ऑप्शंस हैं ये फेसबुक, जनरल अटलांटिक, केकेआर और विस्टा। तो इसका करेक्ट आंसर है केकेआर। तो केकेआर को रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में अपनी 2.32% इक्विटी हिस्सेदारी की बेच दी है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो बता दिया मैंने आपको क्या है केकेआर और ये है केकेआर के बारे में। केकेआर एक फर्म है जो निवेश करती है। तो बात जान लेते हैं इसके बारे में। तो जियो प्लेटफॉर्म ने केकेआर को 11,367 करोड़ में 2.32% इक्विटी हिस्सेदारी जियो ने बेची है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। तो भारत के प्रमुख डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की घोषणा की कि केकेआर जियो प्लेटफॉर्म में कितने 11,367 करोड़ का निवेश करेगा। यह लेनदेन जियो प्लेटफॉर्म्स को 4.91 लाख करोड़ के इक्विटी मूल्य के बराबर होगा और 5.16 लाख करोड़ के उद्यम मूल्य के बराबर है। केकेआर का यह एशिया में सबसे बड़ा निवेश है। ये बात याद रखिए, केकेआर का इसलिए क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ा सबसे छोटा टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि केकेआर ने एशिया में सबसे बड़ा निवेश किसमें किया है, तो वो किया है जियो प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो इसके बाद है अब इसी महीने में इस महामारी के दौरान ही जो है जहां सभी को नुकसान हो रहा है वहां जियो प्लेटफॉर्म की चांदी होती जा रही है। इसी एक महीने के अंतराल में फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल अटलांटिक और केकेआर ने जियो प्लेटफॉर्मों में 78.562 करोड़ की जो है टोटल निवेश करी गई है। कितनी 78,562 करोड़ की कुल इस महीने जो है निवेश किया गया है जियो प्लेटफॉर्म में। तो इतना बड़ा निवेश जहां सब घाटे में जा रहे हैं वहां जियो प्लेटफॉर्म जो है उभर रहा है। चलिए देखते हैं अगले न्यूज के बारे में। तो अगली न्यूज है मानव संसाधन विकास मंत्री ने इग्नू के किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो आपके ऑप्शंस रहे ये ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम इन हिंदी, एमए इन हिंदी एंड पीस स्टडीज, बीए इन टूरिज्म स्टडीज, सर्टिफिकेट कोर्स इन अरेबिक। तो आपके आंसर है उपरोक्त सभी के सभी इन प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। और लॉन्च किया है किसने, मानव संसाधन विकास मंत्री। तो कौन है जरा पहचान के बताइए। इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्री। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो आपके ऑप्शंस रहे ये तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। तो बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के इस वक्त सीएम कौन है, पहचानिए इन्हें, ये हैं भूपेश बघेल। और भूपेश बघेल हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं अनसुईया उइके। कौन है, अनसुईया उइके। चलिए देखते हैं अगले न्यूज के बारे में। तो हाल ही में एंटी टेररिज्म डे किस दिन मनाया गया है। तो एंटी टेररिज्म डे किस दिन मनाया गया, इसके ऑप्शंस आपके पास हैं 22 मई, 21 मई, 20 मई और 11 मई। तो इसका आंसर है आपका 21 मई। 21 मई को हाल ही में एंटी टेररिज्म डे मनाया गया है। तो एंटी टेररिज्म डे क्यों मनाते हैं और क्या है कारण, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। तो अगली में है एंटी टेररिज्म डे 2020 जो है 21 मई को क्यों मनाते हैं, चलिए देखते हैं पूरा डिटेल्स में। तो आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 मई। तो याद रखिएगा आतंकवाद विरोधी दिवस या एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। अब मनाए जाने का कारण भी देख लेते हैं। तो इसी दिन राजीव गांधी जो हमारे 7वें प्रधानमंत्री थे उनकी 21 मई 1991, कब 21 मई 1991 को तमिल टाइगर्स ईलम टीटीई जो है एक आतंकवादी समूह है उसने उनकी हत्या कर दी थी। और इसी के बाद वीपी सिंह की सरकार ने इस दिन को
आतंकवादी विरोधी दिवस घोषित कर दिया। इस दिन जो है आतंकवादियों द्वारा हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको हम मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक पे आए। तो अगला है, किसे विश्व बैंक समूह का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शंस रहे ये, कार्मेन रेनहार्ड, पेनी गोल्ड्सबर्ग, अंशुला कांत और आरत कराय। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्मेन रेनहार्ड। कार्मेन रेनहार्ड को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ये हैं कार्मेन रेनहार्ड। अब बात हो रही है इन और ऑप्शंस की, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पेनी गोल्ड्सबर्ग इनसे पहले जो है इस पद पर नियुक्त थी इस वक्त। और बात अब देख लेते हैं इनके अंशुला कांत। तो अंशुला कांत इस वक्त क्या है, एमडी और सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत। कहां पर? विश्व बैंक में। क्या है? एमडी और सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और आरत कराय, इनके बारे में जानते हैं। तो आरत कराय जो है इस वक्त जो है एक्टिंग जो है विश्व बैंक समूह के अर्थशास्त्री हैं। इन्हें सिर्फ जो है कुछ दिन के लिए पीरियड पे रखा गया है, ग्रेस पीरियड पर। इस वक्त यही अर्थशास्त्री के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इन चारों लोगों के बारे में भी हमने जानकारी ले ली। तो चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। तो आगे है, कौन से सोशल प्लेटफॉर्म ने छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन ले जाने के लिए शॉप, क्या नाम है, शॉप नाम का एक ऐप टूल बनाया है या ऐप बनाया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ये, गूगल, फेसबुक, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन। तो इसका सही आंसर बताएंगे। तो सही आंसर इसका है फेसबुक। तो फेसबुक ने जो है एक सोशल प्लेटफॉर्म पे एक शॉप नाम का टूल बनाया है। और क्या है इस शॉप के बारे में जानते हैं अच्छे से। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो फेसबुक ने छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन ले जाने के लिए शॉप नाम का एक टूल बनाया है। क्या काम करेगा टूल? ये छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन जो है अपना प्रोडक्ट बेचने और रखने की सहूलियत प्रदान करेगा। तो फेसबुक ने शॉप्स शुरू किया है जो छोटे व्यवसायों को मुफ्त ऑनलाइन स्टोर फंड स्थापित करने में मदद करने का एक उपकरण साबित होगा। कोई भी विक्रेता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना व्यवसाय सूचीबद्ध कर सकता है और ग्राहकों से जुड़ सकता है। और इसे क्या है, फेसबुक जो है क्या करने वाला है कि जो है ग्राहकों को जोड़ करके अब उनके, क्योंकि फेसबुक के पास बहुत बड़ा जो है ग्रुप है, बहुत बड़ा जो है सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। और इसके लिए आप मैसेंजर और व्हाट्सएप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह भी फेसबुक के ही अब अधीन है। तो इनको भी इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति जो है अपने दुकान के प्रोडक्ट्स को बेच सकता है। ग्राहक और दुकान मालिक संवाद करने के लिए व्हाट्सएप, मैसेंजर या इंस्टाग्राम का आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं और आपस में लेन देन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा साबित होगा ये शॉप छोटे जो है व्यवसायों के लिए। तो ये बहुत अच्छी मुहिम जो है फेसबुक द्वारा लॉन्च की गई, इसे सराहना की जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला है विश्व बैंक के बारे में। जो हमने आपको बोला था कि लास्ट में हम किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं विश्व बैंक के बारे में। तो चलिए जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब देशों को, किसको, गरीब देश की सरकारों को ऋण का अनुदान करता है। मतलब ऋण देता है जिन भी सरकार को, जिस भी सरकार, जो देश की सरकार है, वो अगर चाहती है कि वो अपने देश के जो है उत्थान के लिए, प्रगति के लिए उसे पैसे की कमी है और ऋण चाहता है, तो उसे विश्व बैंक ऋण प्रोवाइड करता है। इसमें दो संस्थान शामिल हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये तीन जो है दो संस्थान शामिल होकर के विश्व बैंक बना है। और विश्व बैंक जो है विश्व बैंक समूह का एक घटक है। किसका? विश्व बैंक समूह का एक घटक है या उसका एक हिस्सा है, पार्ट है। और विश्व बैंक का जो है उद्देश्य है गरीबी को कमी करना। इसीलिए वो जो है हर देशों को जो है, जो भी देश गरीब हैं वो चाहते हैं लोन, उन्हें वो लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो गरीबी का उन्मूलन कर सकें। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में के द्वारा जो है विश्व बैंक की जो है स्थापना हुई और इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक के इस वक्त अध्यक्ष हैं डेविड मैलपास और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में।
तो ये था विश्व बैंक के बारे में, और आज के लिए फिर इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इसके बारे में कैसा लगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फिर से किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको इस करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, जो आपने देखा है उसको आप हमारे वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, और वहां से आप उसकी ऑडियो की रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे आपने अभी इसको पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद में अब रात में आप इसका ऑडियो रिवीजन कर सकते हैं। और ऑडियो रिवीजन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट rightpatheducation.in पर जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप राइट पाथ एजुकेशन के वेबसाइट पर जा करके वहां पे ऑडियो फॉर्म में उसे जो है रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और सारे के सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं। और PDF भी आपको वहां प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर वहां PDF नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम के इस चैनल पर भी आ सकते हैं, जिसका लिंक है t.me राइट पाथ एजुकेशन। वहां पे आप राइट पाथ एजुकेशन सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।